नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोबल आईटीएन पे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जेईई की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में एग्ज़ाम के हर एस्पेक्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर हम एक गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बात करें, तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये 5 पॉइंट, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। अगर हम बात करें इन पॉइंट्स की, तो इन्हें मैं इंडिविजुअली एक-एक करके बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ और बिलीव मी, आपका टाइम ये वर्थ होगा इस वीडियो का। जो टाइम आप इस वीडियो को देने वाले हैं, ये शायद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, क्योंकि आपको ये वीडियो देखने के बाद शायद एक राइट स्ट्रेटजी मिलेगी, एक क्लियर विज़न मिलेगा, आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में फ़ोकस करने के लिए और आपको डिसाइड करने के लिए कि हाँ, आपको क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है क्लियर विज़न। क्लियर विज़न से क्या मतलब है? क्लियर विज़न से मतलब है कि जो आपका एम है, जो आपका टारगेट है, वो एकदम फिक्स होना चाहिए। फिक्स होना चाहिए मतलब अगर आप एक नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तो आपकी डाइवर्सिफ़िकेशन थोड़ा कम हो जाता है और वहीं आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, तो आपका डाइवर्सिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अगर कोई नॉन टेक्निकल का स्टूडेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बैंक की तरफ जा सकता है, स्टेट पीसीएस वाले एग्ज़ाम दे सकता है स्टेट के, या फिर आईएएस वगैरह के एग्ज़ाम दे सकता है। अगर हम टेक्निकल कैंडिडेट की बात करें, तो टेक्निकल वाला कैंडिडेट नॉन टेक के सारे एग्ज़ाम्स तो दे ही सकता है, साथ में अपने टेक्निकल वाले एग्ज़ाम भी दे सकता है। सुनने में ये चीज़ अच्छी लगती है कि हाँ, हमारे पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं, लेकिन ये बढ़े हुए ऑप्शन ही हमारे सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। जब आपका टारगेट फिक्स नहीं होता, तो कभी आप नॉन टेक से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं, कभी आप टेक्निकल से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं और आउटपुट क्या निकलता है? ज़ीरो। आपको हर एग्ज़ाम के बाद लगेगा बस मैं थोड़ा-सा कट ऑफ से दूर हूँ, थोड़ा-सा। लेकिन आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अगर आप 1 नंबर भी कट ऑफ से कम हैं, जो कि उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू तो बात की बातें हैं, मैं रिटन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। रिटन के मार्क्स से अगर 1 नंबर भी कम है, तो आप हज़ारों से पीछे हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपका जो एम होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। अगर आपको नॉन टेक्निकल में इंटरेस्ट है, तो आप नॉन टेक्निकल को डेफिनेटली फॉलो करें। लेकिन आपको टेक्निकल में जाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एग्जाम से ओरिएंटेड जो भी पढ़ाई होगी, आप उस पे फोकस करेंगे। और कंपटीशन आपका हर बच्चे से नहीं है, कंपटीशन आपका क्रीम से है। फॉर्म अगर कोई 10 सीट पे फॉर्म निकला है और आपका 1 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन 1 लाख से है। कंपटीशन जो है वो लिमिटेड 500 बच्चों से है, लेकिन वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे है। मतलब उसका लेवल जो है कंपटीशन का बहुत हाई है, क्योंकि वो जो टॉप 500 बच्चे, 1000 बच्चे हैं, वो इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो हर एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक लेवल रीच कर लिया है। अगर आप एक फ्रेशर हैं, तो आपको आज ही, अगर फ्रेशर हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए हैं, उसके बाद भी अगर आप दोनों तरफ के एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं, तो आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन-सा फ़ील्ड चूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिले, ठीक है? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि नॉन टेक्निकल पोर्शंस में अगर आपका नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है, तो उससे बेटर आप टेक्निकल को चूज़ करें। देखने में ऐसा लगता है कि नॉन टेक्निकल में स्कोप बहुत है, बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन वहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी उसी रेशियो में है और जो बहुत टाइम से तैयारी कर भी रहे हैं। अगर आप टेक्निकल की बात करें, तो आपके पास एक अपर हैंड होता है कि वहाँ पर नॉन टेक्निकल का स्टूडेंट अपीयर नहीं कर सकता। अगर आपने चूज़ कर ही लिया है कि आपको टेक्निकल में जाना है, ठीक है? तो ये वीडियो आप आगे देख सकते हैं। अगर आपको नॉन टेक्निकल में जाना है, तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। सपोज़ आपने टेक्निकल डिसाइड किया, मैं आपको एक कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है? और हाल-फिलहाल में आपने 1-2 साल पहले आपने अपना ग्रेजुएशन को या डिप्लोमा को कंप्लीट किया है। बात ग्रेजुएशन और डिप्लोमा दोनों आ गई। ग्रेजुएशन वाला बच्चे को और सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और डिप्लोमा वाले पे थोड़े कम ऑप्शंस रहते हैं। तो कम ऑप्शन रहना भी आज के टाइम में बेटर है, क्योंकि आप डायरेक्शन लेस फील नहीं करते। क्योंकि जितने ज़्यादा आपके एग्ज़ाम, नंबर ऑफ एग्ज़ाम या वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं, उसमें भी आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सोचें कि गेट का स्टूडेंट है और वो जाके एसएससी जेईई में फोड़ दे, 100 भाई उसने तो गेट में टॉप किया, एसएससी जेईई भी टॉप करेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है उसका टेक्निकल पार्ट बहुत अच्छा हो, ठीक है, लेकिन उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि उसका नॉन टेक पार्ट भी अच्छा है, ठीक है। अगर आप गेट के टॉपर हैं, हो सकता है आप ईएसई के टॉपर हो सकते हैं, आप इसरो के टॉपर हो सकते हैं, आप बार्क के टॉपर हो सकते हैं। ये सारे एग्जाम्स वो एग्जाम्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। मतलब आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर चाहिए। आपको थ्योरी से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, आपको न्यूमेरिकल पार्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको इन डेप्थ नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो कैंडिडेट इस पोर्शन को बिलोंग करते हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं पोर्शन पे ध्यान दें, जब तक आपको लगता है आप टाइम दे सकते हैं।
क्योंकि अगर आप इन्हीं पोर्शंस पे ध्यान देंगे, गेट ईएससी, इसरो, बार्क, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये एक डेफिनेटली मैं कहूँगा एक बिल्कुल सेपरेट पोर्शन है। इसकी तैयारी बिल्कुल अलग तरीके से होती है। और दूसरा पोर्शन आ जाता है इन एग्ज़ाम के अलावा बाकी सारे एग्ज़ाम, जैसे कि कोई भी जेई लेवल का एग्ज़ाम होता है, चाहे स्टेट का हो, चाहे एसएससी जेई हो, किसी पीएसयू का जेई हो, ठीक है, कोई भी स्टेट का एई एग्ज़ाम हो, ठीक है, किसी ऑटोनोमस बॉडी का एई एग्ज़ाम टाइप हो, यूपी आरबीएनएल का एई, जेई, यूजेएनएल, यूपीसीएल, यूपीपीसीएल, पिटकुल, ठीक है, जो भी विदाउट गेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, सीएसएल, उनका पढ़ाई करने का तरीका अलग है। आप इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका एम क्या है। एम आपका क्या है? टेक्निकल। टेक्निकल में भी आपका एम जो है एसएससी जेई है। तो आपको ये जो पोर्शन है इससे थोड़ा बचना पड़ेगा। अगर आपके मन में कभी आता है कि हाँ नहीं, मैं किसी भी टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में पढ़ लूँ, ठीक है, उसके सारे बड़े अच्छे अच्छे गेट के न्यूमेरिकल लगा लेता हूँ, या ईएस के सारे न्यूमेरिकल कर लेता हूँ, तो आप शायद टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना। आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपका विज़न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए विज़न क्लियर होना चाहिए कि आपका फ़ोकस क्या है, कि आप कौन से एग्ज़ाम को फ़ोकस कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अब मेरी प्रिपरेशन के इनिशियल ईयर्स में मैं नॉन टेक्निकल भी देता था और टेक्निकल भी देता था। मैं इन सारे पोर्शंस को कवर करने की कोशिश कर रहा था। होता क्या था, मैंने बैंक पीओ के एग्ज़ाम दिए, मैं इंटरव्यू आउट रहा, तो मेरे को एक मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, शायद कह सकते हो, कि हाँ यार मैं बैंकिंग तो निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं वहाँ मेरिट आउट था। इसी की वजह से मैं टेक्निकल का कुछ टाइम अपना नॉन टेक में दे रहा था, जो कि मेरे बाकी किसी एग्जाम में उस तरीके का नॉन टेक आ नहीं रहा था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, मेरा टेक्निकल कहीं ना कहीं लैग कर रहा था। अगर मैं वही टाइम अपने टेक्निकल को देता तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इम्प्रूव करता। पर हो क्या रहा था, मैं दो जगह अपना माइंड डाइवर्ट कर चुका था। तो मैं यही चीज़ आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को और ये विज़न को आप बिल्कुल क्लियर रखेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है। क्योंकि सीट्स जो है, नंबर ऑफ़ सीट्स धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही हैं। अब सिलेक्शन सिर्फ उनका हो रहा है जिनकी स्ट्रेटजी सही है, जिनका विज़न क्लियर है। गेट ईएससी गेट का टॉपर ही ईएससी का टॉपर हो जाता है मैक्सिमम टाइम। उसका रीज़न ही ये होता है क्योंकि दोनों की पढ़ाई क्या है, सिमिलर है। दोनों को कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ाई करनी है। और जो बच्चे गेट ईएससी के साथ साथ ये सारे एग्ज़ाम देते हैं तो उनकी रैंक यहाँ पर खिसकती चली जाती है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो 95% क्राउड की बात कर रहा हूँ। 5% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो जिनका माइंड बहुत अच्छा होता है और उन्हें हार्ड वर्क करने की आदत होती है और उनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी रही है बीटेक के टाइम में। मैं 95% बच्चा वो कवर करना चाह रहा हूँ जो स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने टेक्निकल चूज़ किया। टेक्निकल में भी हमने ये वाला पोर्शन चूज़ किया जिसमें कि हम एसएससी जेई देने वाले हैं, एनएचपीसी जेई देने वाले हैं, स्टेट के एई देने वाले हैं, इस टाइप के एग्ज़ाम। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमने एग्ज़ाम चूज़ कर लिया है उसके बाद हमारा सारा काम आ जाता है राइट स्ट्रैटेजी का, जो सेकंड पॉइंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने का। अब टेक्निकल एग्ज़ाम्स मैक्सिमम टाइम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक आपका मेजर पोर्शन जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट से आता है, एक आता है माइनर पोर्शन जो कि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट से आता है। मैंने इन दोनों को बहुत सारे एग्ज़ाम्स का एनालिसिस करके देखा है, तो उसके हिसाब से मैंने 60 और 40 का रेशियो दिया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूपी आरबीएनएल की, 150 क्वेश्चन आपके आते हैं टेक्निकल के, 50 क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक्निकल के। और एसएससी जेई की बात करूँ तो 100 का रेशियो है। और अगर मैं एनएचपीसी जेई की बात करूँ तो 7:3 का रेशियो है। तो मैंने एक रैंडमली पोर्शन ले लिया है 60-40। मैक्सिमम केस में ये चीज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वेरी हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टेक्निकल एग्जाम में, जितना भी मेजर पोर्शन आता है वो टेक्निकल का है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप टेक्निकल एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक के बेस पे ले जाएं तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टेक्निकल एग्जाम को मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के बेस पे क्लियर कर लूँ तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैकेनिकल जैसे सब्जेक्ट में क्योंकि मैकेनिकल जैसी ब्रांच में आजकल कट ऑफ का लेवल इतना हाई जा चुका है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट बहुत सालों से तैयारी कर रहा है। जो क्वेश्चन आपके लिए नए हैं उसके लिए वो फिंगर टिप्स पे हैं, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ गए हैं या किसी दूसरे के नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ गए हैं तो उसके सिलेक्शन की श्योरिटी बढ़ गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने सही टाइम पे सही स्ट्रैटेजी को चूज़ कर लिया है तो अभी भी आपके सफिशिएंट टाइम में, आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आप अपने आप को, अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, राइट स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे तो आप अपने आप को बहुत ग्रो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं हमें पढ़ना कैसे है, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे सर हम पढ़ें कैसे। तो देखो, पढ़ने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। मैं अपना तरीका बता सकता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ मेरे लिए सबसे अच्छा रहता है और मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है रिवीजन के लिए। मैंने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता था तो मैं सबसे पहले उसे ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करता था। ऊपर ऊपर से पढ़ने का मतलब है कि ऐसा नहीं है मैंने अगर कोई भी टॉपिक उठाया तो मैं
भी दुनियादारी की चीज़ें उसमें घुसता चले जाऊँ। मैं बहुत ही लिमिटेड पढ़ता था, ठीक है? ऐसा नहीं सोच के कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो मैं फोड़ ही दूँ। मैं देखता था कि मैक्सिमम पोर्शन जो है ऊपर-ऊपर से पूछा जाता है नॉर्मल एग्ज़ाम्स में, तो उसकी तैयारी मेरी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं सब्जेक्ट को पहले ओवरव्यू लेता था, किसी भी नोट्स को रेफ़र करके। ओवरव्यू मैंने लिया सब्जेक्ट का, फिर उनके नोट्स बनाए। उसके बाद मैं क्या करता था, आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था, क्योंकि यूथ कंपटीशन की बुक मेरे पास थोड़ा बाद में आई थी। तो मैं आईएएस और गेट के प्रीवियस ईयर वन लाइनर क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। मैं अपने नोट्स में क्या करता था, इन्हें ऐड ऑन कर देता था पॉइंट बना के। अगर कभी पूछा है सपोज थर्मोडायनेमिक्स में कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी का कोई क्वेश्चन ईएस में है, तो मैं उसे जो ईएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो एग्जाम्पल ईएस में पूछा हुआ है, उसी एग्जाम्पल को मैं अपने नोट्स में ऐड ऑन कर देता था और उसमें स्पेशली मेंशन कर देता था दूसरे कलर के पेन से कि ये ईएससी का क्वेश्चन है। तो जब मैं नोट्स को रिवाइज कर रहा होता था तो मेरे को रियलाइज़ होता था कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो मुझे साथ साथ याद होते जा रहे हैं। और कभी कभी किसी किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर आईएएस के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर मैं 2017 की बात करूं, एक एग्ज़ाम निकला था डीडीए का 2018 अप्रैल में कंडक्ट हुआ था। उसमें 40 क्वेश्चन मैकेनिकल के थे, जिसमें से 40 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आईईएस के क्वेश्चन थे मैकेनिकल के। मैंने बहुत पहले पढ़ी हुई थी, कुछ टाइम से मेरी पढ़ाई छूटी हुई थी, ठीक है? तो मैं एग्ज़ाम इवन देने भी नहीं जाना चाह रहा था, पर मैंने वहाँ पर 38 मार्क्स गेन करे थे उस 40 मार्क्स में से अपनी ब्रांच में, ठीक है? समहाउ मेरा ओवरऑल में 1 नंबर से रह गया था, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मेरे से बेटर कैंडिडेट वहाँ पर थे। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपको कोई भी चीज़ इतनी बार रिवाइज़ करनी है कि आप कई महीनों तक अगर टच में नहीं हो, तो आप क्वेश्चन देख के एटलीस्ट आपको आंसर पता होना चाहिए, राइट? अगर मैं बात करता हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े, उन्हें नोट्स में डाला। उसके बाद में ये जो नोट्स हैं बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए। अब मैं इन नोट्स को एक अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में रखूँगा। ये सारा प्रोसेस टाइम लेगा। अगर आप सोच रहे हैं 4 साल की इंजीनियरिंग को 2 महीने में कंप्लीट कर दें और एग्ज़ाम निकाल दें, पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अगर पॉसिबल होता तो आप आईएएस के लिए जा सकते हैं, ईएस के लिए जा सकते हैं, गेट के लिए जा सकते हैं। अगर मैं 95% क्राउड को कवर कर रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, जो कि मैक्सिमम होते हैं। नोट्स को मैंने एक अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में किया, ठीक है? कि मेरा सब्जेक्ट जो है 5-6 पेज या 7 पेज में कंप्लीट हो गया है। तो मैंने इन नोट्स को अपने पास रखा, ठीक है? अब मैं क्या करता था, जैसे मैंने सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, उस सब्जेक्ट की ओवरव्यू लिया डिफरेंट डिफरेंट बुक से। मेडीजी की मेरे पास शॉर्ट नोट्स वाली बुक थी, ठीक है? उससे ओवरव्यू लिया मैंने सब्जेक्ट का, अपने नोट्स बनाए, कोई पॉइंट जो मुझे मेरे नोट्स में थे उन्हें ऐड ऑन किया, ठीक है? उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वन लाइनर में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने एक अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स बनाए, और ये जो अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स थे, इन्हें मैं जब जैसे मैंने सोम पढ़नी स्टार्ट करी, तो ये अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स को मैं डेली रिवाइज करता था। उसका रीज़न ये है, जब आप थर्मोडायनेमिक्स से सोम में स्विच कर रहे हैं तो आपका माइंड सोम की तरह काम कर रहा है, ठीक है? अब आप थर्मोडायनेमिक्स को धीरे धीरे करके भूलने लगेंगे। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स को उसी लेवल पे रखना है कि हाँ, आपने जब उसे छोड़ा था उसी लेवल पे वो मेंटेन रहे, तो आपको डेली बेसिस पे इन अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। ये अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका आधा घंटा लेंगे दिन का, लेकिन अगर आप इन्हें छोड़ दोगे तो आपको जैसी सोम खत्म करोगे आप थर्मोडायनेमिक्स भी भूल चुके होगे। लेकिन अगर आपने इन्हें डेली रिवाइज किया है तो सोम के साथ साथ आपके थर्मोडायनेमिक्स भी रिवाइज हो रही है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपकी सोम कंप्लीट होगी तो आप कह सकते हो आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हैं। सोम को पढ़ने का तरीका क्या है? सेम मेथड, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, उन्हें ऐड ऑन करो। किसी भी टाइप का क्वेश्चन है एक्स वाई जेड, जो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मुझे वन लाइनर के फॉर्म में दिख रहा है, मैंने नोट्स में ऐड किया, फिर उसे शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट जगह से मैंने उनके लेक्चर्स को पढ़ा, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी मैंने उन्हें अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स में डाला, ठीक है? फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, तीसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मैं इन दोनों के शॉर्ट नोट्स को बराबर टाइम दे रहा हूँ। मतलब मेरा दिन ही स्टार्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स और सोम को रिवाइज करने के बाद। अगर मैं सुबह उठा हूँ, जिस टाइम भी उठता हूँ, या मैं अपनी किताब जिस टाइम भी उठा रहा हूँ, मैं सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता हूँ, फिर सोम के रिवाइज करता हूँ, उसके बाद जाके मैं एफएम पे आता हूँ, ठीक है? ये मैं आपको कब का बता रहा हूँ, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है? तो मुझे ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले मैं पढ़ता था, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ता था, इसे भूल जाता था, 15 दिन में सब्जेक्ट गोल। ये सोम पढ़ने लगा हूँ तो थर्मो गोल हो गई, एफएम पढ़ने लगा हूँ सोम थर्मो दोनों गोल हो गई। तो घूम फिर के मुझे उतना ही टाइम फिर से देना पड़ता था। अब क्या हो रहा है, मेरी स्पीड तो थोड़ी थोड़ी धीरे हो रही है, ठीक है? लेकिन जब मैं लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ तो मेरे पास सारे सब्जेक्ट तैयार होते गए, ठीक है? थर्मोडायनेमिक ही मेरे माइंड में इतना ही फ्रेश है जितना मेरा टोम है, उतना जितना मेरा प्रोडक्शन है। अगर मैं लास्ट मटेरियल साइंस में पहुंचा हूँ तो बाकी जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं मेरे लिए उतने ही फ्रेश हैं जितने मेरे
मैं मटेरियल साइंस के लिए तैयार हूँ। बल्कि जो थर्मोडायनेमिक्स, सोम, एफएम है, ये जो सीक्वेंस है जिनका नंबर ऑफ रिपीटिशन मैंने एज अ रिवीजन बहुत बार किया, वो मेरे बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, रिवीजन के लिए रैंडमली जब मेरे पास यूथ कंपटीशन की बुक वगैरह आई, पता चला मेरे को, मैंने उसे देखा, तो मैंने देखा यार कि कई सारे क्वेश्चन हैं, एक एग्जाम के क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा यार क्वेश्चंस तो लिमिटेड हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं मैं उन्हें उसी बुक में हाईलाइट कर लूँ। ठीक है, मतलब जब मैंने पढ़ा क्वेश्चन और मुझे लगा ये क्वेश्चन 1% भी मेरे माइंड में डाउट क्रिएट कर रहा है, दो ऑप्शन है, मैंने तुरंत उसे वहीं हाईलाइट कर लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे कोई क्वेश्चन वन गो में आ रहा है तो उसे मैं राइट टिक कर देता हूँ। अगर मुझे 1% भी उसके किसी भी ऑप्शन में डाउट है तो मैं क्या करता हूँ, उस क्वेश्चन को हाईलाइट किया। अब मेरे यूथ कंपटीशन या ईएस की बुक की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या हो चुकी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। अब मैंने हाइलाइटेड क्वेश्चंस मान लो इतनी बार पढ़ लिए हैं कि वो मुझे रट गए हैं। अब जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं तो अगर मैंने बहुत टाइम से नहीं भी पढ़ा हो तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं तो उसके बेस पे मुझे आंसर क्लिक कर जाता है, इसका आंसर ये था। ठीक है, इवन अगर मुझे क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है तो मुझे आंसर पता है, ये तो इसका ऑप्शन ये था, क्योंकि इतनी बार रिवाइज हो चुका है। सिलेबस तो मेरा वही है हर बच्चे की तरह, लेकिन मेरा रिवीजन जो है बहुत ज़्यादा बार हो चुका है। अब रिवीजन ज़्यादा बार होने से वो मेरी मेमोरी में फीड हो चुका है। अब उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है कहाँ, एग्जाम में। एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन देख के सोचना पड़ गया तो समझ लो आप 50% नेगेटिव जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप 50% नेगेटिव चले जाएं। जहां आप 1 मार्क्स ले सकते थे आपने वहां पर 1.25 नेगेटिव कर लिया। 0.25 तो नेगेटिव गया ही गया, और जो 1 नंबर ले सकते थे वो और चला गया। अब क्या हुआ, ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन हुए तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके हैं। ठीक है, आपको 100% स्कोर नहीं करना है किसी भी एग्जाम के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकूं। कंपटीशन जो है उसे बीट करना है। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना है। आपको ये देखना है कि हाँ, आपके सारे सब्जेक्ट जब भी आप एग्जाम सेंटर में घुस रहे हैं उस टाइम आपके सारे सब्जेक्ट आपको रिवाइज होने चाहिए। आपके सारे नोट्स, अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स, एग्जाम से 5-6 दिन पहले आपको रिवीजन मोड में आ जाना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम 50 से 60% क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिए तो ये समझ लो जो क्वेश्चन हर बच्चा कर रहा है आप वो गलत कर रहे हो, तो आप वैसे ही पीछे जा रहे हो। सारा खेल आ जाता है, जो कुछ क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन होते हैं उन्हें आपको करना है। वो कहाँ से आते हैं, अगर आप एसएससी जेई में करोगे तो मान लो ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, या किसी बुक के क्वेश्चन दे दिए जो अटम सटम टाइप के क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन आपके पॉजिटिव मार्क्स देते हैं। तो आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है उसे बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और एक फोकस तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, खाली मैं कहूँ कि आपको बस इतना ही पढ़ना है तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है। आपको बार बार इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करके, जब आपके फिंगर टिप्स में अगर आपसे नींद में भी कोई न्यूमेरिकल का आंसर पूछ रहा है और आप छोटा सा न्यूमेरिकल है वो आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको वो आंसर याद होना चाहिए। रिवीजन आपका इतना होना चाहिए कि हाँ, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप बार बार ये नहीं सोच सकते कि हाँ यार मैंने थर्मोडायनेमिक्स को 15 दिन हो गए हैं, एक बार रिवाइज कर लूँ। नहीं, आपको रिवाइज डेली करना है। ये प्रोसेस जो है टीडियस है, बोरिंग है, लेकिन बिलीव मी लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे आप जब इसे स्टार्ट करेंगे तो लोग पेशेंस खो देते हैं। आपको वो चीज़ रखनी है। आप धीरे धीरे पहला पहला सब्जेक्ट थोड़ा टाइम लेगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट होगा, तीसरा होगा, धीरे धीरे करके आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा, कॉपी कंप्लीट होती जाएंगी। तो आपको क्या होगा, ये सारी चीज़ें बहुत बेनिफिट देंगी अगर आपने साथ साथ रिवाइज कर रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। माइनर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल है आपका एसएससी जेई में, या फिर कोई भी नॉर्मल एग्जाम है, आप एई का दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। अगर मैं, ये मेरा जो वीडियो है ये एसएससी जेई पे फोकस्ड है मेनली, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ इसमें। तो ये जो 50% का पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपकी। चलिए अब नॉन टेक पोर्शन को कैसे पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम 2 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, आपका विजन क्लियर होना चाहिए अगर आप टेक्निकल में घुसना चाह रहे हैं, तो टेक्निकल में भी आपने क्या चूज़ किया है। और अगर आप नॉन टेक में घुसना चाहें तो प्रॉपर्ली मैं कहूँगा आप नॉन टेक में जाएँ, फिर इस चीज़ को भूल जाएँ। क्योंकि मेन मोटिव ज्ञान लेना नहीं है, सिलेक्शन लेना है। अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन मिले। ऐसा नहीं है कि आप आपके ग्रुप में आपको सब वाई वाई कर रहे हैं, यार इसे तो भाई पॉलिटी की भी नॉलेज है, हिस्ट्री की भी नॉलेज है, अब आप अंधों में वहाँ कांडे सरदार बने हुए हैं। तो लेकिन रियलिटी वहाँ है, ये नहीं है कि आपको अंधों में रहना है। आपको उन लोगों के बीच रहना है जो कंपटीशन के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। अंधों में काना सरदार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को हमेशा डाउन टू अर्थ रखो, हमेशा कोशिश करो अगर दूसरे को आपसे ज़्यादा नॉलेज है तो उससे कुछ ग्रैब कर सको। ठीक है, और अपनी जितनी भी चीज़ें आपको आती हैं लोगों से शेयर करने की कोशिश करा करो, क्योंकि दूसरों को बताने से चीज़ें रिवाइज होती हैं और वो आपके भूलने की टेंडेंसी को बहुत कम कर देते हैं। अगले पॉइंट जो है हमारा माइनर, जो कि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, जो कि हमारा एसएससी में 50% पोर्शन को कवर करता है, उस पर चलते हैं।
एसएससी जेई की बात करें तो एसएससी जेई का टेक्निकल पोर्शन मैंने आपसे बता दिया कि टेक्निकल पोर्शन को आपको कैसे तैयार करना है। हाँ, एक चीज़ और रह गई है, टायर 1 और टायर 2 में लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। मेरा मानना है जब तक आपकी ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक आप सब्जेक्टिव की तरफ मत जाइए। उसका रीज़न ये है, आप कहेंगे सर वो टाइम बहुत कम मिलता है। डेफ़िनेटली मैं मानता हूँ टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन मेरा मेरा रूममेट, ठीक है, 1 महीने की प्रिपरेशन के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद, प्री के रिज़ल्ट आने के बाद 1 महीने की प्रिपरेशन के बाद टॉप 14 लोगों में आया था मेंस में। 235 मार्क्स थे उसके 300 में से 1 महीने की प्रिपरेशन से, जिसमें कि उसने अपने नोट्स भी बनाए थे, ठीक है, और उसे प्रिपेयर भी किया था। तो पॉसिबल है, वो भी उसने रिज़ल्ट आने के बाद किया था। अगर आप एग्ज़ाम दे के आपको आइडिया लग जाता है तो आप और जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं और मैं उसमें आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ। दूसरी बात आती है आपकी नॉन टेक्निकल पार्ट की। नॉन टेक्निकल पार्ट को एसएससी जेई ने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है मैंने इसे। पहला है रीजनिंग, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 50 मार्क्स में से 45 मार्क्स बहुत ईज़िली आते हैं, ठीक है? आप कितना ही पढ़ के जाओ 45 मार्क्स से 50 के बीच में ही आप रह जाओगे। हो सकता है 50 भी ले आओ, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। क्या करना है आपको? सिर्फ़ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एसएससी जेई के ही, ठीक है? कुछ कोई बुक नहीं उठानी है, कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं की प्रिपरेशन आप करते रहो। प्रैक्टिस करते रहो बार-बार जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है? दूसरा पार्ट आता है आपका करंट अफेयर, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा थोड़ा डिटेल में। उससे पहले मैं बात करता हूँ जनरल स्टडीज़ की। करंट करंट अफेयर्स में भी 2 पार्ट हैं बेसिकली, डेली बेसिस पे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब जनरल स्टडी की बात करूँ, जनरल स्टडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक जीके और जनरल साइंस। हर एक चीज़ आपको सिलेबस देखने में बहुत वाइड लग रहा होगा, लेकिन ये सिलेबस अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आने वाले कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपर हैंड रहने वाले हैं, क्योंकि सिलेक्शन जो दिलाता है वो ये दिलाता है। टेक्निकल लगभग लगभग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से सीरियसली देख रहे हैं और प्रिपेयर करके चल रहे हैं, तो टेक्निकल लगभग लगभग सबका बराबर होता है। डिफरेंस कहाँ आता है? किसने आपके नॉन टेक पार्ट को किस तरीके से तैयार कर रखा है, क्योंकि सिलेक्शन 80% पे है, राइट? तो उसमें तुम सोचो कि मैं 60% का सिलेबस कवर करके कुछ उखाड़ लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम कितना भी अच्छा टेक्निकल कर लो, टेक्निकल 80 से 85% में आप ढह जाओगे, ठीक है? ऐसा हो ही नहीं सकता आप सारे क्वेश्चन कराएं, ठीक है? अगर आप सारे क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो समझ लो बाकी लोग भी करके आ रहे हैं, क्योंकि लेवल बहुत ईजी होगा, ठीक है? अब आप जनरल स्टडीज़ में देखेंगे, जनरल स्टडीज़ में स्टैटिक जीके आती है आपकी और जनरल साइंस आती है। जनरल साइंस में 3 पार्ट आ जाते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि 2-2, 4-4, 5-5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में हैं बहुत ईजी। बायोलॉजी से इंजीनियरिंग फील्ड का स्टूडेंट डर जाता है, लेकिन आप वो पढ़ो ना जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है? अननेसेसरी आपको डॉक्टर तो बनना नहीं है, आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है। आपको नॉन टेक वाले बच्चे की तरह नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है जो टेक्निकल स्टूडेंट के लिए एग्जाम में पूछा जा रहा है। कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है? इस टाइप के कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या दिया, इस टाइप के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जा रहे हैं कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा, ये सब इन सबको प्रिपेयर करो, ठीक है? केमिस्ट्री वाले पोर्शन को, बेसिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन को तैयार करो, फिजिक्स को तैयार करो। अब बात करूँ मैं स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके अपने आप में बहुत काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपको नॉन टेक वाले एप्लीकेंट की तरह लगे रहना है। आपको बहुत प्रिसाइज़ली पढ़ना है। अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो उसे बहुत तरीके से पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है तो उसे बहुत तरीके से पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है तो उस पे लिमिट लगा के पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में जो पूछा जा रहा है बस वही पढ़ना है, कंप्यूटर है जो इतना पूछा जा रहा है उतना पढ़ो। ये नहीं है कि आपको ज्ञान का भंडार हो। आप, मैं माना आपने बहुत जोश में थे, आपने पॉलिटी को बहुत डेप्थ में पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत उठाई, आप शुरू हो गए, पर वो आपको यूज़ क्या दे रही है, ठीक है? जो स्मार्ट बच्चा है उसने फंडामेंटल राइट्स उतने ही पढ़े जितने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और आपने लक्ष्मीकांत से पढ़े। नंबर एक का, 1 नंबर का क्वेश्चन आया, उसने भी किया, आपने भी किया, उसने 1 घंटे में पूरा तैयार कर लिया, ठीक है? और आपने उसे 10 दिन लगाए पॉलिटी पढ़ने में, ठीक है, और उस टॉपिक को पढ़ने में, तो उसका बेनिफिट नहीं है, वो आपके लिए एक अनप्रोडक्टिव टाइम हो गया, और जो कि यहाँ पे है नहीं देने के लिए। तो आपको प्रिसाइजली पढ़ना है। अब मैं बात करूँ, मैं डिटेल में जाने वाला हूँ स्टैटिक जीके के पार्ट की, कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना कितना पढ़ना चाहिए। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, पॉलिटी में आपके ये टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि प्राइमरी बेसिस पे आपको ये 15 के 15 टॉपिक आने चाहिए, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स, इवन मैंने इसका एक स्ट्रेटेजिक टाइप का वीडियो बना रखा है एनएचपीसी का, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स को कैसे पढ़ना है। मैंने एक वीडियो में ही कवर कर रखे हैं, वो शायद 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, एक आपको एक अप्रोच मिलती है। बाकी आपके
एग्ज़ाम में क्या मतलब किस टाइप के आपके नोट्स बनाने चाहिए और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरा पार्ट आ जाता है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा है, तो अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे भी कई बार आते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, सारे आर्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको आने चाहिए। शेड्यूल कौन से शेड्यूल में क्या कहा गया है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वन लाइनर टाइप के हैं ये, आपके 12 शेड्यूल हैं, आपको इसका कोड भी पता होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। बहुत ईजी होता है, कहने को 15-20 मिनट में आपका सारा तैयार हो जाएगा, लेकिन क्या करते हैं आप लोग ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। आपको यही नहीं पता होता कि यार मुझे पढ़ना क्या है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक स्टूडेंट में यही है कि बस वो लगा हुआ है गधे घोड़ों की तरह, उसकी डायरेक्शन ही नहीं है, बस लगे रहो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से, इमरजेंसी कौन से पार्ट में आती है, फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं, सिटीजनशिप कौन से राइट में कौन से पार्ट में आती है, इस टाइप के बेसिक बेसिक क्वेश्चन, हर पार्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से थे, 42, 44, ठीक है, आपका 101 अमेंडमेंट कौन सा था, ये सारी चीज़ें, कि भाई जीएसटी कौन से उसमें अमेंड हुआ, ठीक है, लेटेस्ट कौन सा है, इमरजेंसी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इमरजेंसी में डेप्थ में कुछ नहीं पढ़ना है, कब कब इमरजेंसी लगी ये पता करना है, कौन सी इमरजेंसी कितनी बार लगी, राइट, कौन से आर्टिकल में आती है, कितने देर का टर्म होता है उसका, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, कौन किसे वो शपथ दिलाता है, कौन किसे रेजिग्नेशन देता है, ये पढ़ना है, पंचायत के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली आपके पंचायती राज सिस्टम जब आया तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा था जिसने स्टार्ट किया, जीएसटी के बारे में पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, हाई कोर्ट से रिलेटेड पढ़ने हैं, रिट्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। ये 15 टॉपिक मैंने ऐसे लिखे हैं कि आपको सबसे पहले तो ये करने ही करने हैं, उसके बाद आप ज्योग्राफी के ये टॉपिक कवर करोगे, उसके बाद हिस्ट्री के ये टॉपिक कवर करोगे। अगर आपका जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको लग रहा है कि हाँ आपके पास टाइम है, आप काफ़ी टाइम से तैयार कर रहे थे, तो आपका ये सारा तैयार हो चुका है, आपके पास टाइम है, तो आप इन्हें आगे भी जा सकते हैं। ये मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है जिस पर आपको काम करना है। आप ये मत सोचो कि इनमें से ही आना है, ये बढ़ भी सकता है, लेकिन कम से कम आपको ये तो होना चाहिए ना याद। अब ज्योग्राफी में आपको अगर रिवर्स नहीं है तो आप ऑलरेडी ये समझ लो रिवर्स से क्वेश्चन आते आते हैं बहुत ज़्यादा। एग्रीकल्चर कि भाई कौन सी क्रॉप कौन सी है, राबी कौन सी है, ठीक है, जायद कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं। पावर प्लांट्स, भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कौन से कहाँ पर हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स कौन से कहाँ पर हैं, थर्मल पावर प्लांट कौन से कहाँ पर हैं, न्यूक्लियर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, ठीक है, जो हाल फिलहाल में करंट में नेशनल पार्क में कोई चीज़ हुई हो वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। टाइगर रिजर्व के बारे में बहुत पूछा जाता है। आप कहोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा है। अरे भाई इंपॉर्टेंट याद रखना है, सब कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, जिसमें हाल फिलहाल में कुछ हुआ हो या एमपी से रिलेटेड जितने भी हैं सारे याद करने। आप इन्हें बार बार पढ़ोगे तो खुद ही याद हो जाएंगे, आधे ऑप्शन में आप एलिमिनेट कर दोगे, आधे आपको याद रहेंगे। टेम्पल्स पढ़ने हैं, कौन सी सॉइल कहाँ पर वो है, ठीक है, वो पढ़ना है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसी चीज़ का कौन है, कौन सी सिटी कौन से रिवर बैंक पे है, पासिस कौन से कहाँ पर हैं, माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, लेक्स के बारे में पढ़ना है, पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, सेंसस 2011 के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अब तो 2021 वाला आने वाला है, तो आपको 2011 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। डांसेस, कौन सा डांस कहाँ होता है, कौन सा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, यूनाइटेड नेशन कब बना, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। हिस्ट्री के आपको एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ना है, जैनिज़्म के बारे में पढ़ना है, गुप्ता, और इन सब में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। अगर आप लोग मुझसे कहेंगे तो मैं इनके से रिलेटेड भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। मैंने आज ही एक वीडियो बनाया है, मॉडर्न हिस्ट्री क्विक रिवीजन, ठीक है, आप उसे भी देख सकते हैं। और बाकी मैं आप कहोगे तो इससे रिलेटेड भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि कितना कितना पढ़ना है टेक्निकल एग्जाम ओरिएंटेड। मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में आपको बहुत पढ़ना है। बैटल, कौन सा बैटल कहाँ हुआ, किस किस के बीच में हुआ, कौन जीता कौन हारा, फंड, ठीक है, फाउंडर्स और लास्ट रूलर्स कौन थे किसी भी डायनेस्टी के, कोड में पोएट कौन थे, ट्रैवलर्स कौन थे, इब्न बतूता कहाँ से आया था, ठीक है, मोरक्को, इस टाइप के, फायान कौन था, ठीक है, मॉडर्न इंडिया में 1857 के रिवोल्ट में किसने कहाँ से क्या पार्टिसिपेट किया था, कौन कहाँ का हेड था, ठीक है। और आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपका क्विक रिवीजन मैंने डाला हुआ है आप उसे देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़नी है, कंप्यूटर में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़नी है। तो आपकी प्रिपरेशन जो होनी चाहिए वो इसी हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद मैं करंट अफेयर्स की बात करता हूँ। अगर आप, अब आपको चीज़ें कैसे देखनी है, आपको टाइम पूरा देना पड़ेगा। टाइम आप सोच रहे हो कि हाँ 1-2 घंटे में कॉम्पिटिशन निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा, पर उसमें कई साल लगेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है, कई साल में कॉम्पिटिशन भी उसी लेवल का बढ़ता जाएगा।
तो आप फिर कहोगे कि यार मैं 2020 में तैयारी कर लेता, 21 में तैयारी कर लेता, बढ़िया था, 25 हो गई है, तो अब तो भाई कट ऑफ भी 90 जाने लगी है। तो उसका वेट मत करो, जान लगानी है एक बार लगा दो। ठीक है, सारी चीज़ें साइड में रख के बिल्कुल एक फोकस्ड तरीके से पढ़ाई करो, जान लगाओ। उसके बाद जब आपको कुछ चीज़ अचीव हो जाएगी, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको जो करना है उस तरीके से आप करिएगा। करंट अफेयर्स को डेली बेसिस में पढ़ सकते हैं, डेली बेसिस में भी आपको एक एक घंटे के लेक्चर मिलेंगे, वो आपको उसमें सर नहीं खपाना है। ठीक है, आपकी करंट अफेयर और बाकी बैंकिंग सेक्टर की करंट अफेयर अलग है। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको करंट अफेयर्स में से डेली बेसिस में भी क्या पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं करना कि आईडीबीआई बैंक का हेड कौन है, आपको क्या करना है यार उसके एमडी का, आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। आपसे बिल्कुल क्रीम क्रीम चीज़ें पूछी जाने वाली हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो अगर आपका मैं बात करूँ, आपसे हाल फिलहाल में कोई अवार्ड होगा, उससे रिलेटेड करंट तैयार रखो। साल के तो करने ही करने हैं, क्योंकि आप साल का एंड आ गया तो 2021 का कई एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आज की डेट में भी आप डेली बेसिस के करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं ना डेली बेसिस पे, तो हम सोचते हैं उसके डेप्थ में घुस जाए। नहीं, आपको वही पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है। आप कहें भाई कि अभी हाल फिलहाल में मतलब ऑस्कर अवार्ड आ गए, तो आप सोचेंगे भाई मैं सब कुछ पढ़ डालूँ ऑस्कर का। अरे यार, ऑस्कर में बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाता है, उससे ज़्यादा पढ़ना ही क्यों है? कहानी लिखनी ही क्यों है, पढ़नी ही क्यों है? आपको जितना पूछा जा रहा है उतना पढ़ो ना। डेली बेसिस का मतलब ये नहीं है ना कि 1 घंटे का उसने लेक्चर बना दिया किसी ने, तो आप 1 घंटे का लेक्चर बैठ के चाटो। आपको उसमें से भी क्रीम क्रीम छाँटनी है, क्योंकि आज तो आप देखोगे इतना है, आप देखोगे कि 30 दिन का उसका कंटेंट जो है वो आपका 30 पेज हो गया है, तो कैसे रिवाइज़ करोगे उसे? अरे आपको 30 दिन का कंटेंट ही 3-4 पेज होने चाहिए। आपको छाँटना ही इस तरीके से है। कौन-सा अपॉइंटमेंट आपके लायक है, आपको वो जज करना आना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर के आपको 2021 के पढ़ने ही पढ़ने हैं। नोबेल प्राइज़ पढ़ना है, ग्रैंड स्लैम जो हुए कहाँ पर हुए सब पढ़ने हैं, कौन-कौन सी स्कीम्स आई, क्या टारगेट था, पर्सन इन न्यूज़ कौन से रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, क्योंकि 365 दिन में क्या-क्या हुआ, वो आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट जो होगा वही पूछा जाएगा। किस में क्या रैंकिंग रही, पहले पे कौन रहा, समिट कौन सी कहाँ हुई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, टोके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अवार्ड्स पढ़ने हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, उसे देख सकते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज का मैंने प्रिसाइज वीडियो बनाया है, उसे देख सकते हो। स्पोर्ट्स पूरा कवर करना है आपको, तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको बेसिकली ध्यान देना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ने वाली है। ठीक है, आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ने वाले हैं। आपका जो टाइम लगता है सिलेक्शन में वो घटने वाला है, कब? जब आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे। ये हमारे उसका सेकंड पॉइंट था जिसमें हमने राइट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करी है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। आपने आज सोचा कि मैं पढ़ लूँ, ठीक है, आपने जोश जोश में किताबें भी खोल ली, आपने 5 दिन पढ़ा, 10 दिन पढ़ा, 15 दिन पढ़ा, 20 दिन पढ़ा, महीने भर पढ़ा, उसके बाद आपने रूटीन फॉलो करना बंद कर दिया, तो वो कोई यूज़ का नहीं है, बिलीव मी। इससे बेटर आप स्टार्ट ही मत करो। अगर आपने सोचा है कि आपको स्टार्ट करना है, तो टारगेट को अचीव करो। ठीक है, आपका जब तक 70% सिलेबस कवर ना हो जाए, तो आपको रेस्ट लेने का राइट नहीं है। आप अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ सकते हो, इवन 2-4 दिन के लिए भी नहीं। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही सारा खेल है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो जिसका रिजल्ट आपको अभी नहीं मिलने वाला है। अगर आपने आज तैयारी शुरू करी, तो आपको दिखता है कि अरे यार, एनएचपीसी का एग्ज़ाम आ गया है, मैं 1 महीने में, 2 महीने में पढ़ के फोड़ दूँ। ये मिथ है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पागल बना रहे हो। ठीक है, जो बच्चा 1 साल, 2 साल, 3-4 साल से 4 साल से लगा हुआ है, वो क्यों नहीं निकालेगा इस एग्ज़ाम को? क्यों आप सोच रहे हो एक दिन में आप निकाल दोगे? आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मेरा पहला टारगेट ही ये है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ। उसके बीच में जो भी एग्ज़ाम आएँगे, जाऊँगा, दूँगा, उस एग्ज़ाम से सीखूँगा, अपने लेवल को एनालाइज़ करूँगा। आपको ये टारगेट होना चाहिए। ये नहीं कि मैं निकाल दूँगा। दिन अच्छा हुआ, हो सकता है निकल भी जाए, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा टारगेट ही ये है कि सबसे पहले मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो। उसके बाद जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम की डायरेक्शन को छूँगा। उससे पहले मेरा टारगेट रहेगा बस मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम जो आ रहा है आता रहे, बस मैं जाऊँगा, एग्जाम दे के आ जाऊँगा। ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस। लालच इतना आता है, अभी कहीं 100 सीट निकल गई ना, आप एकदम से पागल हो जाओगे कि अरे इसमें 100 सीट निकली हैं, इसमें तो हो जाए। अरे भाई, जब आपका सिलेबस रेडी नहीं है तो आपका क्यों होगा? उसमें नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आपको पेशेंस रखो, वो 100 सीट दोबारा निकलेंगी, लेकिन आप उससे अगली बार जब वो निकले उससे पहले अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि जब वो सीट निकले आपका सिलेबस तैयार हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में पढ़ के उस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। जब आप ये जर्नी फॉलो कर रहे होगे, सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आपको मोटिवेशन की। आप बार बार दुनिया भर की मोटिवेशन वीडियोस देखेंगे, उससे बेटर है आपको अपने आप को तैयार करना है सेल्फ मोटिवेशन के लिए, क्योंकि आपको कोई एक लिमिट तक ही मोटिवेट कर सकता है।
सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड फील करेंगे कि हाँ यार आपने कुछ सीखा है, आपको फील बेटर हो रहा है, अगर आपने मेरी रिवीजन वाली टेक्निक को यूज़ कर लिया तो भरोसा रखो आपको पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा। जब इंसान कुछ सीखता है ना अपनी ब्रांच से रिलेटेड तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं कुछ सीख रहा हूँ, जो अंदर का कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको ज़रूरत है अपने अंदर के सेल्फ मोटिवेशन को बढ़ा के रखने की। जब आप अपने अंदर के सेल्फ मोटिवेशन को बढ़ा के रखेंगे तो आपको सेकेंडरी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो बाहर से आके आपको मोटिवेट करे। और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में पूरी हेल्प करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई सजेशन देना है मुझे, ठीक है, तो आप दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में मैं डिफरेंट टाइप के वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा जब भी मुझे टाइम लगेगा। और जिस टाइप की भी आपको हेल्प चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं जो नोट्स मेरे पास हैं मैं शेयर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। थैंक यू।